नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मनीष सिंह आज पुनः मध्य प्रदेश की सीरीज का 5वां वीडियो आज होगा। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। आप सभी वीडियो क्रमबद्ध देखते रहें और अध्ययन करते रहें। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर स्वस्थ हैं। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि इस महामारी के दौर में भी आपको पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है। याद रखें, अचानक से एग्जाम कराए जाते हैं तो आप प्रिपेयर रहें पहले से तैयारी करके, ताकि आपके एग्जाम के समय में किसी तरह का मानसिक तनाव उत्पन्न ना हो। इससे पहले हमने जो चौथा वीडियो लास्ट टाइम में जो देखा था, उसमें हमने मध्य प्रदेश के अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार के बारे में समझा। ठीक है, और सामान्यतः हम अभी मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन और विस्तार में ही चल रहे हैं। उसी क्रम में आज हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आपको इन सारी चीजों को याद करना होगा। कुछ चीजें अगर रह जाती हैं तो आप बुक से देख लेंगे। ठीक है, वैसे हम समस्त चीजों को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का 5वां यह वीडियो है। आज हम समझेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में, और यहीं पर से हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश एवं भारत का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के और भारत की जनसंख्या की तुलना करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा भारत की जनसंख्या कितनी है। आपको पता होगा, जिस तरह से हमने एरिया की बात करी थी, क्षेत्रफल की बात करी थी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, अर्थात देश है। ठीक है, जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल हम यहीं पर से बात करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि हम बात करें विश्व के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में भारत के क्षेत्रफल की हिस्सेदारी कितनी है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में से भारत का जो क्षेत्रफल है ये है 2.42%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहीं पर से देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो बेटा, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है आपका, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है बेटा? मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ किताबों में 3,08,243 वर्ग किलोमीटर, 245 वर्ग किलोमीटर लिखा आता है। तो बेटा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच में एक किरार घाटी है। यह किरार घाटी अमरकंटक में पड़ती है, जिसको लेकर के काफी विवाद रहा है। लेकिन अंततः उस विवाद का निष्कर्ष यह निकल चुका है और वह मध्य प्रदेश में मिला लिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यदि बात करेंगे भारत का, अगर हम इसको मान लें 100%, कितना परसेंट? 100%, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो बेटा याद रखना है आपको, ये जो है 9.38% है। किसका? भारत के कुल क्षेत्रफल अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना परसेंट है? 9.38% है। समझ में आया? अब यहीं पर से समझते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। पॉपुलेशन कितनी और भारत की पॉपुलेशन कितनी है? तो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। अर्थात भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। कौन सा बड़ा राज्य है बेटा? तो भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या
7,26,26,809 कितनी है? 7,26,26,809। अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। और भारत की मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या में से मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 60 करोड़ के आसपास है। कितना है? 7,26,26,809। कितना परसेंट है? तो भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़, इसके 9.38% जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वहां की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कितनी है? 7 करोड़ है। और देखा जाए तो इसका कितना परसेंट है? तो 9.38% है। सॉरी 9.38% जो है आपका, वो क्या है? आपका एरिया है, सर्कल है, एरिया है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या है 5.99 और लगभग 6%। कितना है? 5.99। अगर देखा जाए तो भारत में जो मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है सब? अब आगे चलते हैं। यहां पर हमने जनसंख्या देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो सभी से एक बार अनुरोध है कि मध्य प्रदेश का मैप लेकर जरूर पढ़ें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मध्य प्रदेश के मैप के अनुसार ही आप समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कर्क रेखा के बारे में। यहीं पर कर्क रेखा, जब हम अक्षांश एवं देशांतर बता रहे थे तब आपको बताया था कि कर्क रेखा क्या है। तो पृथ्वी जो है, अर्थात ग्लोब हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर बीचों बीच से एक खींची गई रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा आती है जिसका नाम है 23.1/2 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और एक रेखा यहाँ पर दक्षिण में निकलती है, इसका मान लिखता है 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। अब क्लियर हुआ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जबकि दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो समझिए जो भारत है, भारत की स्थिति यहाँ की कहीं आसपास आती है। कुछ इधर आती है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में आती है कि नहीं आती है? आती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत की मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? कर्क रेखा जो है अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा
भारत के मध्य से निकलती है और इसको दो भागों में विभाजित करती है। क्योंकि भारत के मध्य में स्थित आपका मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के भी मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। समझ में आया? समझ गए आप कि जो भारत है, भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और चूंकि मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मध्य में है, तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ही भी कर्क रेखा गुजरती है। अब समझते हैं कि इसमें अवस्थित शहर या राज्य कौन कौन से हैं, कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। समझिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ओरली, और मैं आपको बता भी देता हूं। जो भारत है, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, हम पहले भारत की देख लेते हैं। भारत के 8 ऐसे राज्य हैं, 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? तो आप याद रखें, क्रम से आप याद रखिएगा। यदि आप मैप देख रहे हैं तो बड़ी आसानी से आपको याद आ जाएंगे। सबसे पहले जो राज्य आता है आपका गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद जो अगला स्टेट आता है वो है झारखंड। झारखंड के जस्ट बगल में आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आपका बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के बाद जो आता है उस राज्य का नाम है क्या? त्रिपुरा। और अंतिम जो राज्य है वो मिजोरम। समझो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, समझ में आया? मैं रिपीट कर रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब ये जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जिनसे होकर गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिला। हम पश्चिम से क्रम याद रखेंगे, तो पश्चिम में सबसे हम पहले देखें तो रतलाम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है आपका? रतलाम। रतलाम के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है बेटा? उज्जैन। उज्जैन के बाद आगर मालवा। आगर मालवा के बाद राजगढ़। राजगढ़ के बाद सीहोर। सीहोर के बाद भोपाल। भोपाल के बाद विदिशा। विदिशा के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो है रायसेन। रायसेन के बाद डिस्ट्रिक्ट लगता है सागर। सागर के बाद लगता है दमोह। दमोह के बाद जबलपुर। जबलपुर के पास ही स्थित है कटनी। और कटनी के बाद शहडोल लगता है। 1 2 3 एक और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रह गया है कटनी। कटनी से ही लगा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, उमरिया। उमरिया, और उमरिया के बाद जो लगता है वो आपका कौन सा है? शहडोल। ठीक है, आपको दो चीजें यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट है ये कर्क रेखा के सबसे पश्चिम में जो लगेगी, कौन सा लगेगा आपका? वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट।
और सबसे पूर्व की बात करें तो आपका कौन सा आएगा, शहडोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताएं। यदि क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ठीक है, लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जो स्थित हैं। आप याद रखेंगे, सबसे पहले रतलाम के जस्ट बगल में उज्जैन से जैसे आगे जाएंगे तो आगर मालवा नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, 2013 में। आगर मालवा के जस्ट बगल में राजगढ़ के बाद सीहोर के बाद भोपाल के बाद विदिशा और रायसेन के बाद सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एवं शहडोल। ये सभी 14 के 14 जिले आप बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मैप लेना, मैप को लेकर क्रमबद्ध आप पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व याद रख लेना। हमने जो लिखा है वो पश्चिम से पूर्व वाला क्रम लिखा है, आप चाहें तो पूर्व से पश्चिम वाला क्रम भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जनसंख्या हो चुकी है, अब हम बात करते हैं साक्षरता। साक्षरता पर बात करते हैं और साक्षरता में भारत और मध्य प्रदेश को समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यदि मैं बात करूं साक्षरता की, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो जो भारत की साक्षरता है आपका 73%। कितना है? 73%। जबकि मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो 69.3 आता है, यहाँ मध्य प्रदेश की साक्षरता है। ठीक है, यहाँ पर से कॉन्सेप्ट ये समझना है कि मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है और भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है। ठीक, तो भारत का जो सबसे साक्षर ज्यादा राज्य है वो आपका केरल है, जहाँ 90+ आपका साक्षरता है वहां पर। ठीक, 90% से अधिक लोग वहां के क्या है, साक्षर है। और साक्षर होने का मतलब क्या है? तो साक्षर होने का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी भाषा को लिखना, पढ़ना एवं समझना आना चाहिए। ठीक है, यदि वो एक कर लेता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो इसका ये मतलब है कि उसको साक्षर माना जाता है। मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो 69% है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता की अगर बात करें तो आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, कौन सा जिला आता है? मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर जिला है, लगभग 80%। कितना है? 80.09% के आसपास, यहाँ की 81 कुछ परसेंट में यहाँ पर की साक्षरता है। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षर जिला आपका कौन सा है? जबलपुर है। जबकि सबसे कम साक्षरता, अब हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो आपका अलीराजपुर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अलीराजपुर। यदि बात करें पुरुष की साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो पुरुष साक्षरता, अब मैं ये रेश कर देता हूँ और रेश नहीं करते हैं, आगे बताते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जो साक्षर डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? आपका जबलपुर है।
जबलपुर के बाद इंदौर का नंबर आता है, हालांकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको जबलपुर याद रखना है। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? अलीराजपुर की है। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता वाला सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। सबसे कम पुरुष साक्षर की बात करें, सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो इसमें अलीराजपुर आता है। किसमें आता है? अलीराजपुर। कौन है? अलीराजपुर। सबसे ज्यादा जो पुरुष साक्षरता है वो जबलपुर में है, सबसे कम किसमें? अलीराजपुर में है। ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा महिला साक्षरता की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो महिला साक्षर हैं वो आपके भोपाल डिस्ट्रिक्ट, लगभग 70% से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो भोपाल में साक्षरता है, अर्थात महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर किस जिले में है? भोपाल। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर स्थित? सबसे कम महिला साक्षरता, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका? अलीराजपुर। क्या होगा? अलीराजपुर होगा। कहने का मतलब यह है कि जो साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश में 69% के आसपास साक्षरता है और 69% में सबसे ज्यादा जो साक्षर पुरुष हैं वो जबलपुर में है, सबसे कम जो पुरुष साक्षर हैं अलीराजपुर में है। महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला साक्षर भोपाल में है और कम महिला साक्षर देखा जाए तो अलीराजपुर में है। अलीराजपुर की जो साक्षरता है वो 36% है, 36% है। यहाँ पर की साक्षरता बहुत कम है। ठीक है, आपको याद हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार और आप देख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लेना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अगला समझते हैं अपन लिंगानुपात। क्या होता है लिंगानुपात? क्या होता है लिंगानुपात? तो लिंगानुपात का मतलब है कि किसी देश में, राज्य में या जिला में यदि हम उसका लिंगानुपात निकाल रहे हैं तो उस राज्य, देश या जिला में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लिंगानुपात की बात करें और भारत, तो जो भारत का लिंगानुपात है, भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आपको याद होगा जो भारत का लिंगानुपात है वो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थे, प्रति 1000 पुरुष। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात होती है। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे है, अर्थात भारत का लिंगानुपात कितना हो गया? भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943। अब मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 931 है, अर्थात मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 931 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ये हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, अभी बात करें लिंगानुपात में तो भारत में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है जहां 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है, लगभग 1081-82 के आसपास है। वो कहां पर है? केरल में, अर्थात केरल का जो लिंगानुपात है वो बहुत अच्छा है। समझ में आया? केरल का लिंगानुपात क्या है? बहुत अच्छा है, वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात है सबसे अच्छा आपका है बालाघाट में।
बालाघाट जिले में है और इनकी संख्या यहाँ पर कितनी है 10, 21 अर्थात 1021 महिलाएं हैं वहाँ पर। 1000 पुरुषों में बालाघाट में 1021 महिला हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो गया? का बालाघाट हो गया। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? सबसे ज्यादा वाला तो बालाघाट हो गया। सबसे कम वाला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो भिंड है, भिंड। और यहाँ का आंकड़ा आता है 3838, अर्थात भिंड डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम लिंगानुपात है, अर्थात वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत दयनीय है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कितने हैं? 838 अर्थात 838। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जनसंख्या घनत्व समझ लेते हैं। जन घनत्व, भाई पहली बात तो ये कि जनसंख्या घनत्व क्या है? देखो, हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। जन घनत्व क्या होता है? तो बेटा जन घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलने वाले या रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, औसतन प्रतिशत क्या है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो 7 करोड़ जनसंख्या है, अगर हम इसका वितरण देख लें और ये कहाँ कहाँ रह रहे हैं, तो एवरेजन अगर हम प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत अगर एवरेजन लें, तो उस क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसे ही जन घनत्व कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करूं कि जन घनत्व क्या होता है? जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले देश या राज्य के नागरिकों की कुल संख्या होती है, एवरेजन संख्या होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या जन घनत्व है वो कितना है? तो बेटा मध्य प्रदेश का कितना है? पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भारत का कितना है। तो भारत का है आपका क्या? 382। भारत का जो जन घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जो जनसंख्या जन घनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं कि विधानसभा के बारे में। विधानसभा सीटें कितनी हैं? कहाँ? मध्य प्रदेश। देखिए, अगर केंद्रीय संसद की बात करें तो केंद्रीय संसद में 2 सदन आते हैं, एक आता है लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा। ठीक है, क्या आता है? केंद्रीय संसद। हालांकि संसद राष्ट्रपति के साथ भी मिलकर बनती है। संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, और आपका जो उच्च सदन राज्यसभा है, और निम्न सदन क्या है? लोकसभा है, वो भारत। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल के अंतर्गत राज्यों में क्या होता है बेटा? देख लीजिए, राज्यों में विधानमंडल होता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें किसकी? संसद की, तो संसद के अंतर्गत आपका लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं। कौन कौन आते हैं? संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं?
लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे पूरे इन तीनों को ही मिलाकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है। ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल पाए जाते हैं और विधानमंडल दो तरह के हो सकते हैं, या तो वहाँ विधानसभा हो सकती है या उसी के साथ में विधान परिषद भी हो सकती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी पाई जाती है। विधान परिषद जिस तरह से राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ठीक वैसे ही विधान परिषद राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन माना जाता है। ठीक है। हालांकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इस बात को याद रखना। मध्य प्रदेश में केवल एक सदनात्मक विधान मंडल है और उसका नाम क्या है आपका विधान सभा। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो विधानमंडल है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ केवल विधानसभा है, न कि विधान परिषद। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है, वो सीटों की संख्या है आपकी 230 प्लस 1। अब भाई ये 1 क्या है? तो 1 का मतलब है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को यदि कोरम की स्थिति बने तो एक व्यक्ति का मनोनयन किया जा सकता है समाज सेवा के आधार पर या कला या साहित्य के क्षेत्र से, जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से जब संविधान पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है। अब बात करें मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 है, 29 हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की आपकी कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। कितनी सीटें हैं बेटा? 11 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230। लोकसभा की कितनी है? 29। और राज्यसभा की कितनी है? 11। यहाँ तक क्लियर है? एक और क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? समझ में? अनुसूचित जाति एवं जनजाति में तो इन्हीं 230 में से 47 सीट ऐसी हैं जो एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। किसके लिए है? इन्हीं 230 सीटों में से 47 अर्थात 47 सीट ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित है। जबकि इन्हीं में से एससी के लिए अगर बात करें तो 25, आपको याद रखना। एससी मतलब अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट। कितनी सीटें हैं? 35। तो ये आपको याद रखना है। केवल विधानसभा में आप याद रखें। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट आरक्षित है। मतलब 29 में से 10 सीटें आरक्षित है। लेकिन आपका इतना लेवल नहीं है, तो आप यहाँ तक याद रखें कि विधानसभा सीटों में आरक्षित सीटें किसकी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े। जिले आपको मालूम है, जिले कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। हमने पूरे 52 की 52 डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ाए हैं। आप पहला वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब यही पास है आदिवासी विकास संस्थान। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं? तो 89 है। टोटल कुल विकास खंड की बात करें, यदि कुल विकास खंड की बात करें तो आपके 313 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो कि कुल विकास खंड की संख्या कितनी है? 313। कितना है? 313। उन्हीं में से 313 में से कितने रिजर्व हैं? 89 रिजर्व है। किसके लिए? आदिवासियों के लिए। ठीक है।
और यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं और क्या है। जैसे यदि मैं बात करूं, हाँ देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, अर्थात मध्य प्रदेश की जनसंख्या 10 साल में कितनी % बढ़ी है। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या 2011 के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर है, अर्थात 2001 से 2011 तक जो बढ़ी है, वो आपकी है कितना, 20%। कितना % है, 20% है। कितना % है, 20% आपको याद रखना है। जबकि भारत की अगर बात करें दशकीय वृद्धि दर, तो भारत की इससे कम है, 17.7 है। कितना है, 17.7। तो यहाँ तक अपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, मतलब के बहुत सारे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद किताब से देखनी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये वाले पोर्शन में कौन कहाँ कैसा इतना ज्यादा कवर नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमको आपको पढ़ाना है और समझाना है। ठीक है, ये सारी चीजें डेटा जो बहुत महत्वपूर्ण थे एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर अपनी राय रखें। अब हम जो पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं, अब हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना को पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, हमारे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारा कोई भी उद्देश्य आर्थिक नियोजन नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा निःशुल्क आप लोगों को YouTube के माध्यम से उपलब्ध करा दें। तो आप लोगों का भी यह धर्म है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस हमारे इस वीडियो को या हमारे इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाएं और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। बस मेरा आपसे यही अनुरोध है, हम बेहतर प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास में कुछ कमियां त्रुटियां नजर आती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अवगत कराएं, तो इससे ये होगा कि हम अपने अंदर काफी सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।